हेलो बच्चों, आज एक बार फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्लास को लेकर के। एक नया क्लास है, एक नया दिन है आप लोगों के सामने लेकर। कल हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि शिक्षा मनोविज्ञान का पारिभाषिक विकास क्रम किस प्रकार से चला हुआ था, तो उसको बता करके वहीं पर हम छोड़ दिए थे। आगे अब शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं, एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, उस चीज को हम बतलाने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या, ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इस चीज को हम देखते हैं अगर, तो यह मनोविज्ञान की किसकी, मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। किसकी महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है? मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। कभी कभी एग्जाम में, परीक्षा में ऐसे पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी महत्वपूर्ण शाखा है। 4 ऑप्शन दे देगा, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र। ठीक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पक्का कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन रहेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि मनोविज्ञान भी है, दर्शन भी है। हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि सभी विषयों की जननी दर्शन है। आप हो सकता है दर्शन शास्त्र मार देंगे, लेकिन जब पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान, क्या शिक्षा मनोविज्ञान किसकी महत्वपूर्ण शाखा है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, मनोविज्ञान लगाना होगा। क्या लगाना होगा बेटा? मनोविज्ञान लगाना है। किसकी महत्वपूर्ण शाखा है? मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। ठीक, मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा होने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान आपस में जब जुड़ते हैं तो 2 शब्दों को लेकर के जुड़ते हैं। एक क्या है, पहला जो है यह शिक्षा से है और दूसरा क्या है, मनोविज्ञान से है। किससे है? पहला शिक्षा से जुड़ता है, दूसरा किससे जुड़ रहा है? यहाँ मनोविज्ञान से। ये दोनों कैसे एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, इसको देखिए। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा क्या करता है? शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करता है। शिक्षा क्या करता है? व्यवहार का परिमार्जन करता है। अब यहाँ किसके व्यवहार का परिमार्जन करता है? यहाँ मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है, पशु पक्षियों के व्यवहार का भी परिमार्जन करता है। ठीक, और यहाँ क्या है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। एक दिया है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। दूसरा क्या दिया गया, स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या, स्टडी ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार का अध्ययन करना। दोनों देखिए अब क्या चीज दे रहे हैं, दोनों मिल करके अलग अलग, अभी तो शिक्षा और मनोविज्ञान अलग अलग होकर के हमें बता रहे हैं व्यवहार का परिवर्तन या परिमार्जन, और दूसरा क्या कर रहा, व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। लेकिन यहाँ दूसरी चीज, अब फिर से नीचे ले आते हैं इसको, या क्या कर रहा, दोनों एक साथ मिल करके अब इसी परिभाषा को एक कर रहे हैं, इसी अर्थ को एक रूप दे रहे हैं। क्या कर रहा कह रहा है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। क्या कह रहा है? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, अर्थात शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। इस चीज को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, किसका महत्वपूर्ण शाखा है? शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक, यह 2 शब्दों के योग से मिलकर के बना है। कितने शब्दों के? 2 शब्दों के योग से मिलकर के बना है। ठीक, वे 2 शब्द कौन है? एक तो शिक्षा है और दूसरी क्या है बेटा? मनोविज्ञान है। क्या है? एक तो शिक्षा है और दूसरा शब्द क्या है? मनोविज्ञान है। शिक्षा क्या कर रहा है? शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन कर रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में यहाँ क्या करा, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और दूसरा क्या करा, जो परिवर्तन आता है, व्यवहार का जो परिवर्तन आता है शिक्षा के द्वारा, ठीक है, उसी का यह अध्ययन करता है। कौन अध्ययन करता है? मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ठीक, और दूसरी चीज क्या आती है, अब दोनों एक अर्थ दे रहे हैं। इसको क्या कर रहा है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। क्या, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। ठीक, अर्थात यह भी हम कह सकते हैं कि शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। कैसी परिस्थिति में? शैक्षिक परिस्थिति में। किस प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए? शैक्षिक परिस्थिति में। अब यहाँ इसको आप ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम कहीं खेल रहे हैं, हम कहीं कूद रहे हैं, जा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उस परिस्थिति में, हाँ, उस परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन होता है, ऐसा बात नहीं। मनोविज्ञान वहां भी आपके व्यवहार का अध्ययन कर लेगा, लेकिन वह आपके रुचि या इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है उसके थ्रू उसका अध्ययन किया जाएगा, किस परिस्थिति में आपकी क्या रुचि होनी चाहिए। ठीक, हालांकि यहाँ आते हैं कि शैक्षिक परिस्थिति में मतलब
जितना भी पठन पाठन की परिस्थिति में शैक्षणिक क्षेत्र में आपका क्या व्यवहार है उस चीज का अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ठीक, आगे चलते हैं इसको लेकर के। फिलहाल इस चीज को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे क्या कहता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आगे यह मानता है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही थी, तो यहाँ शिक्षा से तात्पर्य, यहाँ इसके अर्थ को अगर देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य हम क्या लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से क्या हम लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से हम का शाब्दिक अर्थ जब मानेंगे या और कुछ मानेंगे तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ के रूप में तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा शाब्दिक अर्थ के रूप में, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। मतलब हमारी शिक्षा से संबंधित जितना कुछ भी होगा इसके शाब्दिक अर्थ के रूप में, किसके अर्थ के रूप में, शाब्दिक अर्थ के रूप में आएगा, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान का हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा कह रहा शिक्षा का संबंध किससे है, इस शिक्षा का संबंध किससे है, मानव व्यवहार से है। क्या किससे है, मानव व्यवहार से है। किससे है बेटा, मानव व्यवहार से माना जाता है। ठीक, और मानव व्यवहार से जब शिक्षा का संबंध है तो इसमें क्या करता है, मानव व्यवहार में वह परिवर्तन लाता है। क्या लाता है, परिवर्तन लाता है, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जबकि मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान जो है यही व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या करता है, व्यवहार का ही अध्ययन करता है। किसके व्यवहार का, मानव व्यवहार का। किसके, मानव व्यवहार का जो है क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक, अब रही बात जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ का, कुछ हिस्ट्री में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, अगर देखा जाए तो सभी विषयों की जननी जो है क्या रही है, सभी विषयों की जननी जो है हमारा दर्शन शास्त्र रहा है। क्या रहा है, दर्शन शास्त्र रहा है। सभी विषयों की माता या जननी हमने पहले क्लास में पहले दिन ही बताया हुआ था। ठीक, तो सभी विषयों की जननी या माता के रूप में जान, लेकिन अब यहाँ देखा जाए कि एक व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। हालांकि बहुत सारे जो है दर्शन शास्त्री हुए, शिक्षा शास्त्री हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, इन लोगों का मानना था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ होता है, किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ, विज्ञान का प्रारंभ 19वीं सदी से, कब से, 19वीं सदी से माना जाता है। कब से माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 19वीं सदी से माना जाता है। ठीक, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभ करने का जो व्यवस्थित अध्ययन माना जाता है, एक मनोवैज्ञानिक क्या कहा, हम लोग यह मान ले कि एक शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक, जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं यह माना जाता है कि सभी मनोवैज्ञानिक हुए हैं। क्या है, सभी मनोवैज्ञानिक, और जो मनोवैज्ञानिक है वे शिक्षा शास्त्री हैं, वे दर्शन शास्त्री भी हैं। ठीक, तो इसमें एक काल्पनिक महोदय है, कौन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, काल्पनिक महोदय का नाम सुना होगा। ये दर्शन शास्त्री भी हैं, शिक्षा शास्त्री भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। तीनों क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है, तीनों में अपना अध्ययन किया है। काल्पनिक महोदय का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ होता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है कब से माना जाता है, लगभग 5वीं, कब से माना जाता है, 5वीं सदी ईसा पूर्व से पहले। कब, 5वीं सदी ईसा पूर्व से पहले, 500 BC, यहाँ क्या कर देते हैं, 500 BC जो है ये मानते हैं कि शिक्षा का प्रारंभ, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, और मानते हैं कि यूनानी दार्शनिकों ने किया था। किसने किया था, यूनानी दार्शनिकों ने किया था। अब यूनानी दार्शनिकों का समय अगर माना जाए तो इसमें जो है कौन थे, प्लेटो और अरस्तु महोदय थे। कौन थे यूनानी दार्शनिकों में, प्लेटो और अरस्तु महोदय थे। हालांकि कुछ और दार्शनिक भी रहे थे, लेकिन उनका नाम जो है यहाँ बहुत पूछा नहीं जाता है। प्लेटो और अरस्तु थे, उनके समय में मानते हैं कि यह चीज माना जाता है। ठीक,
इन्होंने कब माना, 5वीं सदी ईसा पूर्व से पहले, आज से लगभग 500 बीसी में जो है किसको मान लिया, ये प्लेटो को मान लिया। किसको मान लेते हैं, ये महोदय प्लेटो को मान लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ मान लेते हैं। फिर भी स्किनर महोदय आते हैं। कौन आते हैं, स्किनर महोदय आते हैं। कौन आता है, स्किनर आते हैं। इतना इनके सबूतों को या इनका जो मानना होता है उसको ये या नहीं वेरीफाई करते हैं कि 5वीं सदी ईसा पूर्व पहले जो है ऐसा हुआ रहा होगा। प्लेटो या अरस्तु इन्होंने ही शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवस्थित रूप से संचालित किया है, व्यवस्थित ढंग से। हालांकि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक भी आई थी, उसमें भी कुछ वर्णन ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं कि उनकी पुस्तक रिपब्लिक में भी कुछ ऐसा, उसको एक ग्रंथ के रूप में माना गया। पहले वह कानूनी ग्रंथ माना जाता था, लेकिन बाद में स्किनर महोदय इन्होंने इसको क्या कर दिया कि यह शिक्षा शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, ठीक है, पुस्तक है। तो इस चीज को उन्होंने वेरीफाई किया। आगे चलते हैं, क्या होता है, स्किनर ने प्लेटो के शिष्य को, किसको, प्लेटो के शिष्य हैं। कौन है प्लेटो के शिष्य, कौन है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्लेटो का शिष्य जो है वह कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरिस्टोटल या अरस्तु है। अरस्तु को मानते हैं, ठीक है, कि अरस्तु के समय में, किसके समय में, अरस्तु के समय में जो है शिक्षा मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ था। अरस्तु का जो समय है, ठीक है, इनके समय में शिक्षा मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवस्थित रूप से संचालित किया गया था। हम इस टाइप से इसलिए लिखा रहे हैं कि हम थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, हम केवल मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं और उस पॉइंट पर ही जो है इसको व्हाइट बोर्ड पर अपने दे रहे हैं कि आप हमारे साथ सुनते चलिए कानों से और थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके नोट कर लीजिए, वन लाइनर में नोट कर लीजिए, जिससे एग्जाम में आपको यह भली बात समझ में आ जाए। जैसे पूछ लेता है, सीधा सीधा पूछ लेगा, स्किनर ने किसको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ का समय माना या किससे माना है, तो आप यहाँ दे सकते हैं कि स्किनर ने अरस्तु को माना था कि इन्होंने जो है शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ किया हुआ था या इनके समय में शिक्षा मनोविज्ञान व्यवस्थित ढंग से संचालित हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। 19वीं सदी की बात हो, जब यहाँ प्लेटो और अरस्तु की बात हो जाती थी, इसी समय के कुछ और मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक थे, जिसमें आपको मिल जाते हैं। 19वीं सदी में है पेस्टालॉजी का भी नाम आता है, पेस्टालॉजी का आता है, ठीक, हर्बर्ट का नाम आता है और फ्रावेल का नाम भी आता है। किसका, फ्रावेल। ये सारे मनोवैज्ञानिक कैसे, यूरोपियन मनोवैज्ञानिक है। कैसे मनोवैज्ञानिक है, यूरोप के हैं। कहाँ के हैं बेटा, यूरोप के। यूरोप के दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री भी हैं, इनका भी नाम आ जाता है। ये भी अपना करते हैं कि इन्होंने क्या माना कि इस पर भी इन लोगों ने कार्य व्यवस्थित ढंग से किया हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है जो वास्तविक आंदोलन का सूत्रपात माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो आंदोलन चला, ठीक है, किसने व्यवस्थित किया, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम शिक्षा मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक। किसका नाम आता है, थॉर्नडाइक का नाम आता है। थॉर्नडाइक महोदय जो है आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। क्या माने कौन माना जाता है, 20वीं सदी में आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक महोदय को 20वीं सदी या कहा जाए आधुनिक समय का शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने जो है एक व्यवस्थित या कहा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र तरीके से, स्वतंत्र विषय के रूप में, ठीक है, स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाई और मान्यता दिलाने के बाद जो है इसको विषय वस्तु में संचालित हो रहा है। थॉर्नडाइक ही आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। जैसा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे की क्लास में इसकी परिभाषा को हम ले आएंगे और मजेदार तरीके से आप लोगों को सामने दे देंगे। धन्यवाद।